नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए अर्पण कुमार जी की कुछ कविताएँ लेकर आई हूँ और अर्पण जी चर्चित कवि हैं, कथाकार हैं, उनके 3 कविता संग्रह हैं और भी बहुत कुछ है उनके परिचय में लेकिन अति संक्षेप में कि संवेदनशील रचनाकार तो हैं ही, लेकिन बतौर आलोचक इन दिनों वो चमत्कार कर रहे हैं। स्त्री कवयित्रियों की कविताओं पर उनके लेख बहुत चर्चित हो रहे हैं। हाल ही में उनके एक संग्रह की समीक्षा अनामिका दी ने लिखी, खुद अनामिका दी ने, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और बहुत सुंदर समीक्षा थी, मैंने भी वो पढ़ी। अनामिका जी जो भी लिखती हैं बहुत उम्दा होता है कहना नाकाफ़ी इसलिए है क्योंकि जो बात मैं कहना चाह रही थी वो इतना चिंतनशील, विचारशील और साथ में सहज और रोचक भी होता है। तो अर्पण जी की कलम भी उसी तरह की है अ, और ये हम स्त्री-पुरुष के भेद को 1 मिनट के लिए मिटा कर कह गए। तो ठीक है दोस्तों, इस पर सब पे लंबी बातें हैं, फिलहाल कविताएँ, जो अपने आप बहुत कुछ कहती हैं, यही कविताओं का सौंदर्य है। अर्पण जी की कविताएँ इतनी खूबसूरत हैं, एक मैं नदी के बारे में पढ़ती हूँ, पहली और उसका शीर्षक है, इस अतृप्ति में कितनी तृप्ति है। जी नहीं भरता नदी का संवाद दर संवाद से, प्रेम की परतदार बातों से तुष्ट कहाँ होता है सागर भी। सुनते हुए नदी की विकल विह्वल और प्रवहमान आवाज, यह अधीरता दुनिया की कितनी मनोहर अधीरता है। लगातार नदी गिरती है सागर में और जितना गिरती है वह सागर को उतना खारा होने से बचाती है। ना अश्विनी कुमार जी की अंग्रेजी में एक कविता है अपने पिता पर, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया है, आई क्राइड अपने पिता का, नॉट आई, बट ही क्राइड लाइक सॉल्ट इन वाटर ऐसा कुछ, वो इसका ज़िक्र मुझसे कभी कर रहा है। मतलब अ, समुद्र खारा है, अपने खारेपन से आजिज़ भी आता होगा। तो ये तो एक भौगोलिक दृष्टि है जिसको कवियों ने भाँति-भाँति से बरता है। देखिए कितनी खूबसूरती से और कितना ज़रूरी है नदी का समुद्र में गिरना। तो ये भौगोलिक व्याख्या मैंने कर दी पर्यावरण की दृष्टि से, लेकिन ये कविताएँ पर्यावरण के साथ-साथ प्रेम, मनुष्य मन, प्राकृतिक सौंदर्य की बात करती हैं और यही इनकी विशेषता है, यही इनकी ताकत है। जी नहीं भरता नदी का संवाद दर संवाद से, प्रेम की परतदार बातों से तुष्ट कहाँ होता है सागर भी। सुनते हुए नदी की विकल विह्वल और प्रवहमान आवाज, यह अधीरता दुनिया की कितनी मनोहर अधीरता है। इस अतृप्ति में कैसी तृप्ति है। गिरती रहे सागर में नदी और बना रहे यह संसार हम सब के लिए मीठा और सुंदर। अगली कविता का शीर्षक है, उसकी हंसी से मेरे कैशोर्य का स्वप्न हंसता है। उसकी हंसी से मेरे कैशोर्य का स्वप्न हंसता है। वह इन दिनों बमुश्किल हंसती है, मगर जब और जितनी देर हंसती है, उसकी मुस्कान के साथ दिखती है मुझे सुंदरतर, बेहतर और जीने लायक यह दुनिया। मैं चला जाता हूँ कोई 3 दशक पीछे, हरदम खिला रहता था तब उसका चेहरा। लोग कहते थे, वह खी-खी करती रहती है हरदम कि एक दिन खूब बड़े हो जाएंगे उसके दाँत। कितनी राक्षसी किसी राक्षसी के से उससे स्नेह करने वाले उसे छेड़ते इस बात पर और चेताते भी। ये जो सामाजिक विडंबनाएं हैं कि स्त्रियों के हंसने के इर्द गिर्द ढूंढ ही ली जाती है कोई न कोई समस्या। ये मेरी टिप्पणी है। कुछ एक वर्षों के भीतर घटा ऐसा बहुत कुछ कि उसकी हंसी क्रमशः धूमिल होती चली गई। जो हरदम लहालोट रहा करती थी, लहूलुहान होने लगी उसकी आत्मा बार बेबार। वह भूल गई हंसना, जैसे ईख भूल जाए रस भरना।
अपने पोरों में जैसे कोई लतीफ़ भूल जाए सुनाना लतीफ़ा। मुझे याद आते हैं अपने पुराने स्कूल दिन, वह मुझे प्रिय है आज भी पूर्ववत, वही प्यारा और मंद-मंद मुस्कुराता चेहरा। इन 30 वर्षों से सहती हुई अपमानजनक कर्कश आवाज़, तानों की अनवरत ठक-ठक वह बदल चुकी है, आमूल-चूल जैसे बदल चुका हूँ मैं। मगर अब भी जब हँसती है वह, उसकी हँसी में मेरे कैशोर्य का स्वप्न हँस उठता है। बातचीत होती है जब-जब उससे बातचीत होती है जब तब उससे, बातों में आ बैठते हैं कई-कई किस्से मेरे और उसके, किशोर मौसम के। वह रोने लगती है हँसते-हँसते, हमारी बात जारी रहती है। वह हँसने लगती है रोते-रोते। वह अंधविश्वासी नहीं है, मगर कहती है मुझसे, मेरी हँसी को सचमुच क्या मेरे अपनों की नज़र लग गई? ये कविता बहन के लिए भी हो सकती है, ये पत्नी के लिए भी हो सकती है और बहुत ज़रूरी कि केवल एक दोस्त के लिए भी हो सकती है। बहुत ज़रूरी। कविता, क्यों स्त्रियों की हँसी के इर्द-गिर्द हमेशा-हमेशा खींचा जाता है एक बड़ा-सा प्रश्न चिन्ह, है ना? अब अगली कविता है बहेलिया, जाल और चिड़िया। मुझे ये प्राकृतिक कविताएँ ख़ास पसंद हैं दोस्तों, क्योंकि मनुष्य जीवन की कठिनाइयों की तो हम पढ़ते ही हैं। अ, और प्रकृति की कविता लिखने वाले कम हैं, जहाँ वो सीधा प्रकृति की बात कर रहे हों। प्रतीक भले स्त्री-पुरुष हो जाएँ, नदी और सागर के, लेकिन बात तो नदी और समुद्र की हो रही है कम से कम। तो अर्पण कुमार जी की ये भी बहुत बड़ी विशेषता है, बहेलिया, जाल और चिड़िया। बहेलिए के जाल में फंसी चिड़िया छटपटाती रहती है उससे निकल बाहर आने को। उसे पसंद है आकाश में विचरना। वह चाहती है अपनी चोंच से सुराख कर देना बादलों में। वह घूंटना चाहती है बादल से टपकती बूंदों को, बैठकर पीपल की फुनगी पर। वह घूंटना चाहती है बादल से टपकती बूंदों को, बैठकर पीपल की फुनगी पर। वह झूलना चाहती है झूला मन भर, हिलाती डुलाती अपनी गर्दन शहर भर के घरों में। वह झांकना चाहती है, वह करना चाहती है बहुत कुछ अपने जीवन में, मगर कैद कर रखा है उसे अपने जाल में किसी पहेलिये ने। लड़कियां, कई स्त्रियां हैं ऐसी जो उलझी हुई हैं किसी न किसी जंजाल में, इंद्रजाल में, जो किसी माया जाल में, जाने कैसे कैसे माया जाल में। बहुत जरूरी फतवा कसा है इन्होंने अपने स्त्री समाज पर भी, हमारी अपनी बिरादरी की स्त्रियां, बिरादरी से मेरा मतलब है समूची स्त्री जाति, जैसा कि हीरालाल राजस्थानी जी ने कहा है। उसकी अपनी समस्याएं हैं, तो जरूरी फतवा एक कसा है जैसे पुरुष करते हैं, उस पेट्रियार्की का एक बड़ा चूल है। स्त्रियां भी, अगर आप सिंदूर न लगाएं पति के लिए तो टोकती है सबसे पहले कोई स्त्री, बहुत हंसने पर टोकती है सबसे पहले कोई स्त्री ही। स्त्रियां नाराज नहीं होंगी, वे हमेशा मेरी अपनी है, बहनें हैं, आदरणीय है, बड़ी हैं, अग्रज हैं, गुरु हैं। बहुत उनकी श्रद्धा मैं करती हूँ और हमारे यहाँ तो स्त्री देवी है, मैं केवल एक व्रत करती हूँ दुर्गा का। आगे फिर और फिलहाल अर्पण जी की कविता, यह कविता कितनी सुंदर थी। अपने पहले अनुच्छेद के में मैं भी थोड़ी देर के लिए चिड़िया हो गई आगे की उस पंक्ति को कि मैं भी स्मरण से नहाया, तो मैं भी अपने हँसने के स्मरण में नहाई और एक कविता में, दूसरी में मैं चिड़िया हो आई। सुनने के लिए मुझे बहुत धन्यवाद। आपकी टिप्पणी का रहेगा इंतज़ार। धन्यवाद अर्पण कुमार जी, धन्यवाद जन सरोकार मंच टॉक।